मैं अपनी सरकार, माननीय प्रधानमंत्री और माननीय गृह मंत्री जी का विशेष रूप से अभिनंदन करना चाहूंगा कि भारत की क्रिमिनल न्याय प्रक्रिया में आज का दिन मील का पत्थर है। जब हम भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य विधेयक पर चर्चा और पारित करते हैं। ये भारतीय न्याय संहिता इंडियन पेनल कोड के स्थान पे आ रही है और भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता क्रिमिनल प्रोसीजर कोड के स्थान पर आ रही है और भारतीय साक्ष्य विधेयक इंडियन एविडेंस एक्ट। माननीय सभापति जी, इस पूरे प्रस्तावित कानून का कुछ दर्शन है। इंडियन पेनल कोड में पेनाल्टी पर इंफेसिस, आपको दंडित करना है। भारतीय न्याय संहिता में न्याय पर इंफेसिस है कि हमें लोगों को न्याय देना। ये बहुत बड़ी सोच का अंतर है जिसे हमें समझना जरूरी है। दूसरी बात, जो नागरिक सुरक्षा संहिता है उसमें क्या था कि कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर एक प्रोसीजर प्रस्तावित करता था कैसे लोगों को पेनाल्टी देना है, अपील करना। उसकी जगह पर जो कानून आ रहा है वो सुरक्षा संहिता कि कोई अपराधी हो भी तो उसकी प्रक्रिया में उसकी सुरक्षा की चिंता होनी चाहिए, ये बात भी कही गई है। और साक्ष्य अधिनियम के बारे में तो बातें है ही हैं कि कैसे सबूत हो, उनको कैसे प्राप्त किया जाए और कैसे उस पर कार्रवाई हो। माननीय सभापति जी, आज मैं आपकी कृपा पूर्वक अनुमति से सदन के सामने इंडियन पेनल कोड 1860 का थोड़ा उसकी पृष्ठभूमि देना जरूरी है। अगर आप इन तीनों कानून को देखेंगे तो 1860 में इंडियन पेनल कोड आया, माननीय सभापति, एविडेंस एक्ट 1872 में आया और सीआरपीसी 1882 में आया। उसके पहले एक छोटा कानून था। माननीय सभापति जी, आपको याद होगा 1857 में भारत की आजादी का पहला आंदोलन हुआ था, जिसमें भारत के महान क्रांतिकारियों ने ईस्ट इंडिया कंपनी बहादुर के लोगों को बहुत ठगाया। उसमें रानी लक्ष्मीबाई थी बहादुर, हमारे बिहार के बाबू वीर कुंवर सिंह जी थे, तात्या टोपे थे, हम सभी का नाम जानते हैं। उसके बाद कंपनी बहादुर का राज खत्म हुआ और विक्टोरिया महारानी का राज शुरू हुआ। मतलब अंग्रेजों ने भारत के साम्राज्य को सीधा अपने कंट्रोल में लिया। ये बात जानना बहुत जरूरी है। और उसके बाद जब भारत को शासन करना है तो मैं अंग्रेजों की एक बात की तारीफ करूंगा, कोई भी काम करेंगे, अन्याय की पराकाष्ठा भी करेंगे तो कानून का दिखावा देके करेंगे। हाँ? जितना मैं उनके बारे में पढ़ता हूं, हमारे आजादी के आंदोलन में माननीय सभापति एक कच्ची फांसी हुआ करती। बाद हो रहा है ये जी, कितने साल बाद परिवर्तन हो रहा है कानून? ये तो 75 ईयर्स के बाद, 151 साल के बाद, और आजादी के बाद 75 ईयर्स के बाद। तो माननीय सभापति जी, कच्ची फांसी, तो हमने कहा कच्ची फांसी क्या हो? तो मालूम है कोई कैप्टन स्कॉट घूम रहे हैं और कोई क्रांतिकारी को पकड़ा और पेड़ पर लटका दिया, आई कैप्टन स्कॉट इन एक्सरसाइज ऑफ पावर सो एंड सो हेयर बाय गिव यू कैपिटल पनिशमेंट, टांग दो। तो आपको आज भी अगर आप देश में घूमे, माननीय सभापति क्षमा करें, तो आपको ऐसे बहुत से पेड़ दिखाई पड़ेंगे पुराने जहां क्रांतिकारियों को कच्ची फांसी दी गई। तो जो भी करना है वो कानून के दायरे में करना। तो मूल रूप से दो चीजों को समझना बहुत जरूरी है। कानून बनाना है, दंड के दंड देना है, एक कानून की प्रक्रिया तो सीआरपीसी ले आए, और फिर उसके लिए एविडेंस चाहिए तो एविडेंस एक्ट ले आए। और दूसरा एक बहुत महत्वपूर्ण पहलू है जो मैं इस सदन के सामने बड़ी विनम्रता से रखना चाहूंगा, माननीय सभापति जी, उनको हिंदुस्तान पे राज करना था
तो ऐसे हिंदुस्तानी भी चाहिए जिनका चेहरा हिंदुस्तानी था लेकिन दिमाग अंग्रेज था और दिल में अंग्रेजों के लिए सम्मान। Their skin may be Indian, but their mind must be British. तो उसके लिए यूनिवर्सिटी खोलनी थी, पढ़ाई करना था। जब मैं थोड़ा इस पर शोध किया तो मुझे एक बहुत रोचक बात मालूम हुई, माननीय सभापति जी, जितने पुराने विश्वविद्यालय हैं भारत, ये सबों की स्थापना का कालखंड लगभग वही है जब ये तीनों कानून बने, चाहे वो कलकत्ता यूनिवर्सिटी है या बॉम्बे यूनिवर्सिटी है या बाकी यूनिवर्सिटी, कुछ पहले कुछ हो, लेकिन बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटी के खुलने का समय भी इन कानूनों के साथ साथ है। इसकी पृष्ठभूमि समझनी बहुत जरूरी है। मैंने आरंभ में कहा, ये न्याय संहिता है, पेनल कोड नहीं, ये इसका दर्शन है जिसको समझना बहुत जरूरी है। लेकिन हाँ, एक चिंता की बात होती है, इतना लंबा समय क्यों लगा, क्यों लगना चाहिए। 1973 में सीआरपीसी में अमेंडमेंट हुआ, पहले भी कुछ हुआ था, लेकिन जो एक सुविचारित तीनों कोड को बदलने का भारत की आवश्यकताओं के अनुसार प्रयास था, वो क्यों नहीं हुआ। डिस्कवरी ऑफ इंडिया को लिखने वाले लोग जब भारत को डिस्कवर कर रहे थे तो इस औपनिवेशिक दास्तां को क्यों भूल गए। ये बड़े सवाल है, ये उठने चाहिए और मैं उठाना चाहता हूं और उसके लिए अपने प्रधानमंत्री का सम्मान करना चाहता हूं। उन्होंने हिम्मत दिखाई, 15 अगस्त को लाल किले से कहा, कोई औपनिवेशिक प्रतीक को हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। आज इसी संदर्भ में माननीय सभापति जी एक और बात कहने की इच्छा हो रही। आजादी आई तो जगह जगह जौहर पंचम की मूर्तियां थी, तीन विक्टोरिया की मूर्तियां थी, बगल में राजपथ पर था जहां कर्तव्य पथ है, उनको हटाया गया, ठीक हटाया गया। लेकिन हमारे जो महान नेता थे उसमें कुछ कुछ सम्मान में इतना विलंब क्यों किया गया। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी सरदार पटेल की पहले क्यों नहीं बनती, उसके लिए क्यों नरेंद्र मोदी को आना पड़ा, ये बड़े सवाल है, उठने चाहिए। ये उसी मानसिकता से लिंक्ड है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की मूर्ति दिल्ली में तभी क्यों लगी जब नरेंद्र मोदी भारत के प्रधानमंत्री। जो पूरी सोच है उसको समझना बहुत जरूरी। और आज चूंकि आपने कृपा पूर्वक अनुमति दी है कि अंग्रेजों के इस कानून के समापन पर और भारतीय प्रयास को रखने का मुझे अवसर मिला है माननीय गृह मंत्री के इस बिल पर, तो मेरे मन के जो उद्गार थे वो मैं रखने की कोशिश करूं। अध्यक्ष जी, गुलामी मानसिकता के बारे में कुछ और कहने की इच्छा, और कृपा करके मुझे आप अनुमति दीजिए। विषय इससे सीधा नहीं जुड़ा है लेकिन विषय जुड़ा है। प्रभुराम के मंदिर को बनने में 500 साल क्यों लगे, ये मुझे अल्फाने की इच्छा है। मेरा परम सौभाग्य था इस मामले में एक वकील के रूप में पेश होने का मुझे सौभाग्य मिला था इलाहाबाद हाईकोर्ट। लेकिन 500 साल क्यों। आज जो कृष्ण जन्मभूमि है, आज जो काशी विश्वनाथ का मंदिर है, उसके लिए संघर्ष क्यों करना पड़ा।